इस चैप्टर पे हम स्पेशली आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। और टॉपिक का नाम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 11th में चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आएगी सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल के बारे में आप क्या बात करेंगे? वेरियस इवेंट विच आर series of event that takes place in our cells as a grow and divides। सेल के ग्रोथ में और डिवीजन में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, इसको मिलाकर के ओवरऑल बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये ग्रो करेगा और साइज इसकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो आप नोटिस करोगे एक स्मॉलर सेल और ग्रो करके लार्जर हो जाएगा। इस समय यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और ये जो ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, होगा क्या, इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ये बढ़ जाएगा, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ में उसके बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। कुछ इस तरह की प्रोसेस आप हमारे बॉडी के अंदर देखते हो। एक सेल से दो सेल किस तरह से बनते हैं? पहले सेल छोटा होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है और फिर वो डिवाइड होता है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये एक सेल साइकिल है, और इसमें बहुत सारे वेरियस इवेंट देखने को मिलेंगे। और आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक दूसरी बात और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल जो बन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि पहली बार स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है। ठीक है, पहली बार स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से एक पूरी बॉडी कैसे डेवलप होती है, जरा इसको देखने की बात है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कि ये आपका स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बायो के स्टूडेंट हैं, कुछ चीज़ों पे आपके ध्यान होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे बात हो रही है कि स्पर्म ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है जो सिंगल एक सेल का होता है, जाइगोट। ठीक, और इससे ये वन सेल है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और इस तरह से सोन आगे बढ़ते रहते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी भी डेवलप हो जाती है इतनी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ग्रोथ देख रहे हो, एक सिंगल सेल जाइगोट से एक पूरी होल बॉडी जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये किस वजह से हो रहा है? ये आपके सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी के बारे में समझेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या? फेजेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में। इसमें दो चीज़ें आएंगी, इंटरफेज और एम फेज। बात क्या होने जा रही है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे हम लोग साल भर प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग साल भर प्रिपरेशन करते हो, और लास्ट में एक महीने में एग्जाम हो जाते हैं, या नीट की प्रिपरेशन साल भर चलती है और लास्ट में कुछ ही घंटे में आप एग्जाम दे लेते हो। सेम उसी तरह से होगा, कुछ फेज आएंगे जो प्रिपरेशन के फेज होंगे, और लास्ट में मेन डिवीजन हो जाएगा। इसको हम एक साइकिल बनाते हुए समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पे आपको ये देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये यहाँ पे देखोगे कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये लिखा हुआ है G1, ये S, और ये G2 फेज लिखा है, और ये चीज़ें मैं इसको सेपरेट एक बना के आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है,
इसमें हम बनाने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आप एक साइकिल में यहाँ पे देखोगे सेल को अगर हम देखें, सपोज दैट कि यहाँ से ये सेल स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद इसको कुछ टाइम लग रहा है। जैसे आप क्लास में 11th 12th में रहते हो, उस केस में आप देखते हो कि आपका एनुअल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, बीच में क्वार्टरली एग्जाम हो रहे हैं। तो उस तरह से पहला फेज है जिसको G1 फेज बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरे फेज बोलते हैं जिसको बोलते हैं एस फेज, और एक तीसरी कंडीशन आती है जिसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे G2 फेज, ठीक। और एक मेन जो डिवीजन का फेज है जिसको आप बोलते हो एम फेज। फिर से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल साइकिल में क्या है, हमें एक सेल से दो सेल बना देना है, ठीक है। एक सेल उससे प्रोजनी दो सेल बन जाएगी। ये कैसे बनेगी और इसी पूरे साइकिल को समझना है। यहाँ पे एक सेल था और ये सेल प्रिपरेशन करना शुरू करता है क्योंकि इसे डिवाइड होना है। ओवरऑल हमारा मेन फोकस क्या है कि सेल को डिवाइड कराना है। तो सेल कुछ समय तक एक फेज में चल रहा है जिसको बोला G1 फेज, फिर आगे बढ़ रहा है तो बोला हमने S फेज, और फिर उसके आगे बढ़ रहा है तो हमने बोला G2 फेज, ठीक है। और उसके बाद मेन डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है जिसको बोलते हैं M फेज। तो प्रिपरेशन के दौरान यहाँ पे आप नोटिस करते हो G1 फेज, S फेज और G2 फेज में ये प्रिपेयर हो रहा है फॉर डिवीजन। तो इस फेज को हम स्पेशली एक नाम देते हैं इंटरफेज। ये इंटरफेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा जो फेज है इसको बोलते हैं क्या, इंटरफेज। इंटरफेज में तीन चीज़ें, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इन तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर फेज में कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरफेज की। इंटरफेज की बात करेंगे। इंटरफेज में क्या है, इसमें तीन फेजेज आपको देखने को मिलते हैं। G1 फेज, ठीक है। G1 फेज पहला फेज है और इसको आप बोल सकते हो गैप वन फेज, ठीक। गैप वन फेज, गैप वन फेज सबसे बड़ा फेज होता है और इसमें मेन रूप से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं। क्या, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब बात आएगी कि आप पूछोगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, कहाँ से, बाई डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी चीज ट्रांसलेशन, यहाँ पे प्रोटीन बनेगी वाया आरएनए, आरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन अकर इन G1 फेज, इसका एक नाम दूसरा भी है गैप वन फेज, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक। इसके अलावा हम इसमें आगे बात करेंगे कि कुछ एंजाइम्स यहाँ बन रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। हम जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फेज है सेकंड, ये है एस फेज। एस फेज की अगर बात करें तो पहले तो इसके नाम को समझना है। एस मतलब यहाँ पे है सिंथेसिस फेज,
नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रही होगी। क्या सिंथेसिस हो रही होगी? बहुत इंपॉर्टेंट ये फेज है, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है, इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंथेसिस फेज में सबसे पहला काम होगा जो हमें लिखना है, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी कॉपी बनाना। तो डीएनए की कॉपी बनेगी, मतलब डीएनए से, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है, डीएनए गेट डबल या डीएनए की रिप्लिकेशन देखने को मिल रही है। ठीक, एक दूसरी चीज आपने एक सेल ऑर्गेनेल्स का नाम सुना होगा, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी यहाँ पे जो है वो डबल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल गेट डबल। ठीक है, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल हो जाते हैं। आपने सेल चैप्टर में, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर जो है उसमें आपने देखा होगा सेंट्रियोल का काम क्या है, दे हेल्प इन सेल डिवीजन। और क्योंकि हमें इस चैप्टर में स्पेशली सेल डिवीजन नहीं कराना है तो सेंट्रियोल बनाना होगा। ये सेंट्रियोल कौन से फेज में बनता है बेटा? एस फेज में बनता है। हम लोग आगे मूव करेंगे, कुछ और बातें भी यहाँ पे नोटिस करते हैं। क्या? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर फॉर्म। हिस्टोन प्रोटीन क्या है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है और उसके काम क्या है, इसे अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए आपको 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर देखना होता है, जहाँ पे हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन हाँ, कुछ तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डीएनए अगर बनेगा तो उसकी पैकेजिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पैक करने के लिए। तो आपने इस तरह से G1 फेज देखा, जी और एस फेज देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आपके आने जा रहे हैं वो है G2 फेज। इंटर फेज में ओवरऑल आपने 3 फेजेस पढ़े थे, G1 फेज, एस फेज और नेक्स्ट है G2 फेज। तो हम लोग लगे आज G2 फेज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्या बेटा? G2 फेज। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि G2 फेज को और क्या बोल सकते हैं? गैप 2 फेज। जैसे G1 फेज को आपने बोला गैप 1 फेज, वैसे ही G2 फेज को आप बोलोगे क्या? गैप 2 फेज। ठीक, अब गैप 2 फेज में क्या होगी? आपको मालूम है कि मैंने पीछे एक साइकिल बनाई थी और उस साइकिल में मैंने बताया था कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहला हो गया G1, दूसरा हो गया S और तीसरा हो गया G2, और इसके बाद ये मेन डिवीजन वाला जगह आ गया है जिसको बोलते हैं M फेज। तो M फेज के जस्ट पहले है G2 फेज। जिस तरह से एग्जाम के जस्ट पहले आप बहुत तेजी से प्रिपरेशन करते हो, जो जो चीज़ें छोटी होती है सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हो, सेम उसी तरह से M फेज के पहले जो G2 फेज है, ये वो फेज है जिस समय आपको सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि जस्ट इसके बाद एग्जाम यानी कि डिवीजन होने जा रहा है। तो डिवीजन के पहले जो जो भी तरह की आपके एंजाइम्स या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी। और साथ में जो G1 फेज में हमने देखा था, क्या देखा था? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वो दोनों चीज़ें यहाँ भी होगी और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट एंड ट्रांसलेशन अकर। ठीक है, यहाँ पे आरएनए बनेंगे और यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। और एक चीज आप लिख सकते हो क्या? प्रिपरेशन फॉर माइटोटिक डिवीजन, या इसी को बोल सकते हो फॉर एम फेज। तो एम फेज के लिए यहाँ पे लास्ट प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि जस्ट इसके बाद डिवीजन होने वाला है, मेन डिवीजन का प्रोसेस है। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान देनी है। जिस तरह साल भर की तैयारी के बाद एक दिन में या एक महीने में आपका मेन पेपर हो जाता है, सेम उसी तरह से आप नोटिस करोगे कि पूरे 90-95% टाइम आपका केवल प्रिपरेशन में जा रहा है और लास्ट के 5% में सारा कुछ हो जा रहा है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरफेज जो अभी तक आपने देखा, इंटरफेज के अगर टाइम ड्यूरेशन को परसेंटेज में हम देखना चाहें तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज
दे आर कवर्ड इन 95% टाइम। टोटल टाइम का 95% टाइम तो यही कंज्यूम कर जाता है इंटरफेज G1S और G2, और 5% में आप माइटोटिक डिवीजन या एम फेज कवर कराते हो। ये एस्टिमेटेड है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ ऐसा ही देखने को मिलता है। नियर अबाउट 5% जो है टाइम वो एम फेज में लगेगा, बाकी सारा टाइम इंटरफेज यानी G1 फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज में कवर होने में लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने टाइम के बारे में देखा। कुछ और चीज़ें हम जरा कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन सेल के बारे में, अ टिपिकल ह्यूमन सेल, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है ह्यूमन सेल, तो ये डिवाइड होने में लगाता है कितना, 24 आवर्स। ठीक है, दूसरा आपकी बुक में एक लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट एक फंगस, और इसके बारे में अगर देखोगे तो इसकी साइकिल का जो टाइम है ये है 90 मिनट। और आप एक और एग्जांपल ले सकते हो जो कि आ सकता है और आपके एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा, ई कोलाई, और इसका जो डिवाइडिंग टाइम है वो है 20 मिनट। मतलब क्या है, इन 20 मिनट ई कोलाई गेट डबल। एक ई कोलाई जो है ये 20 मिनट में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ईस्ट के केस में है कि 90 मिनट में ईस्ट जो है 1 से 2 हो जाएगा, और ह्यूमन सेल के केस में है कि 24 आवर्स में 1 से 2 हो जाएंगे। कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर अगर इस तरह से ह्यूमन सेल में एक 24 आवर्स यानी कि एक दिन में सेल डबल हो रहे हैं तो अगले दिन तो हमें डबल हो जाना चाहिए क्योंकि सारे सेल तो डबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम अभी एक और फेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है G0 फेज या क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। क्या होता है उसके बारे में हमें देखना चाहेंगे। आपको हमने बताया था कि सेल साइकिल में जो एक स्टेज है जीवन फेज, जीवन फेज के अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जीवन सेल से बाहर आ जाते हैं, मतलब इसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और बाहर हो जाएंगे, और एक नए स्टेज को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं G0 फेज। तो ये स्पेशल कंडीशन है, इसको भी हमें देखना जरूरी है। ठीक है, तो बात होगी यहाँ पे G0 फेज के बारे में। व्हाट इज G0 फेज? G0 फेज वो स्टेज है जब सेल डिवाइड नहीं होगा, वो एक परमानेंट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे G0 फेज में। इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्या, क्विसेंट स्टेज। ठीक है, G0 फेज या क्विसेंट स्टेज। और इस केस में क्या होता है, 3-4 इसके फीचर हैं, इसको जरूर जानना है, नीट में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जरा आप नोटिस करोगे। G0 फेज में ये सेल जो है ये लिविंग सेल होगा, लिविंग सेल होगा। और अगर कोई सेल लिविंग है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा होता है, यानी उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात हम लिखेंगे कि ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो एक तो हो गया नॉट डिवाइड। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। तो इस तरह से आपने देखा ये लिविंग सेल होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, नॉट डिवाइड नहीं करेगा, और एक चीज इसमें प्रोलिफरेशन नहीं होगी। प्रोलिफरेशन क्या होता है, रिपेयरमेंट ऑफ सेल्स। सेल अगर कहीं पे डैमेज हो गए, कहीं टूट गए, तो उस केस में इसके थ्रू तो डिवीजन नहीं होना है, उसके लिए दूसरे सेल्स आएंगे जो प्रॉपर इस साइकिल को फॉलो कर रहे होंगे, G1 या G2 वाले सेल को फॉलो फेज को फॉलो कर रहे होंगे। G0 स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, डिवाइड नहीं होता, बिहेव करता है एज अ परमानेंट सेल, और उसके बाद ये लिविंग होगा, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, लेकिन एक मेन प्रॉपर्टी है कि ये डिवाइड नहीं करेगा।
एक चीज़ जो आमतौर पे हम ये डिवीजन देख रहे हैं, जो साइकिल या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ को फॉलो नहीं करता। अगर इसे फॉलो करना है तो इसे फिर से G1 फेज में आना होगा और फिर आगे S फेज में जाना होगा और फिर फर्दर यहाँ पे G2 फेज में आने के बाद M फेज को करना होगा, यानी कि डिवीजन करना होगा। तो ये एक खास बात आपको देखने को मिली कि G1 के बाद एक और कंडीशन बन सकती है, जो ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है हमारी बॉडी में और हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, G0 फेज। अब एक और कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन आपको मैं बताता हूँ। आपने अभी नोटिस किया S फेज को, अगर कोई सेल डिवीजन करते हुए G1 के बाद S फेज में आएगा तो S फेज में आने के बाद इसे M फेज को कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। तो ये आपको नोटिस करना है, अगर ये S फेज में आ गया तो इसको G2 भी करना होगा और M फेज भी करना होगा। जैसे आप कुछ ऐसे इसको अंदाजा लगा सकते हो कि आपने एडमिशन ले लिया है 12th में या किसी भी 11th-12th में, और आपने शुरुआत के 2-3 महीने पढ़ने के बाद आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया तो उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, आपको एनुअल एग्जाम या मेन एग्जाम देना ही होगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि S फेज में आने के बाद, ठीक है, सेल मस्ट बी कंप्लीट देयर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन को उसे कंप्लीट करना ही होगा, ये तो पक्का है। G1 फेज तक ये कंडीशन बन सकती है कि वो G0 फेज में चला जाए और अपने आप को परमानेंट कर ले, यानी डिवीजन ना कराए, ऐसा हो सकता है। लेकिन S फेज में आने के बाद उसको अपनी पूरी डिवीजन कंप्लीट करनी हो सकती है, ठीक है, ये एक बात होगी। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली। हम लोगों ने सेल डिवीजन में इंटरफेज प्रॉपर पूरी तरह से कवर कर लिया, जिसमें हमने देखा G1 फेज, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, फिर देखा हमने S फेज। इसको हम देखते हुए चलते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें हमने कवर की है, ठीक है। इंटरफेज में हमने G1 फेज, गैप 1 फेज बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, S फेज में सिंथेसिस फेज, कुछ ना कुछ बनेगा, क्या DNA बनेंगे, सेंट्रियोल बनेगा और हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या, G2 फेज, गैप 2 फेज, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फर्दर माइटोटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरफेज में 95% टाइम जो है वो इंटरफेज कवर करता है और बचा हुआ 5% कौन कवर करेगा, M फेज। इसके बाद आगे हम मूव करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं बुक्स में, उसको हमें देख लेना है। ह्यूमन सेल का डिवीजन पीरियड यहाँ पे है, साइकिल सेल साइकिल का टाइम है 24 आवर, ये डिवाइड हो जाएगा। ईस्ट में 90 मिनट और ई कोलाई में 20 मिनट यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी एक सेल अगर ईस्ट की बात करें, सॉरी ई कोलाई की बात करें, तो ई कोलाई 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएंगे, एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते हो ना। उसके बाद हम बात करेंगे G0 फेज की। G0 फेज को एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्विसेंट स्टेज, एक तरह का परमानेंट स्टेज है। नीट में क्वेश्चन आएगा कि क्या G0 स्टेज में होने वाला जो सेल है वो लिविंग होगा, तो हाँ भाई साहब वो लिविंग होंगे। दूसरी बात, क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, हाँ उसके अंदर सारे रिएक्शंस चलेंगे, वो एक्टिव होगा, इसीलिए वो लिविंग है। कोई भी सेल लिविंग तब होता है जब उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही हो, यानी कि सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस उसके अंदर चल रहे होते हैं। उसके बाद बात होगी कि ये डिवाइड नहीं करेगा, ये इसका मेन फीचर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन और ये एक ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में है कि इसमें प्रोलिफरेशन नहीं होगा, यानी कि जो डैमेज सेल हैं वो इसके थ्रू फिर से बेहतर नहीं बनेंगे, ठीक है, तो प्रोलिफरेट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया है क्या, इंटरफेज। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज आप जान चुके हो कि क्या होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट M फेज। M फेज को मेन रूप से अभी जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी लेवल पे, इसे बोलेंगे माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज। दो टर्म यहाँ पे यूज हो सकता है, क्या, माइटोटिक, माइटोटिक बोलो या माइटोसिस बोलो, ठीक है। तो हम इस फेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हमने पीछे बताया था कि इसका टाइम कंजप्शन कितना है टोटल का, 5%, टोटल 5%, ठीक। 100% में 5% टाइम ये कंज्यूम कर रहा है या कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आप इसको ये देखोगे और इस साइकिल में आप ये नोटिस करोगे, ठीक है। और ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था, क्या, यहाँ पे आपने देखा एक्टिविटी इन G1 फेज,
आपने देख लिया G1 फेज में क्या हो रहा था, S फेज में देख लिया था, और एक्टिविटी में G2 फेज में आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें एक लाइन भी लिखी है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होगी, क्योंकि जस्ट एग्जाम के पहले का कंडीशन है, जस्ट डिवीजन से पहले वाला फेज है, इसलिए यहाँ पे प्रिपरेशन प्रॉपर चलेगी। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे तो अब माइटोसिस के बारे में आएगी बात। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे, कुछ चीज़ें हमें समझना है। इसके पहले आपने एक टर्म सुना होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो टर्म्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं, जरा इसको आप समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ है प्रो कैरियोटिक और एक आप बोलते हो यू कैरियोटिक। प्रो मीन्स यहां पे होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियन या कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यू यू का मतलब यहां पे है ट्रू या एडवांस, और कैरियोटिक का मतलब यहां भी वही है, क्या, न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, प्रोकैरियोटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल्स जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, और यूकैरियोटिक जिसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। यहाँ न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ये नाम दिए जाते हैं। तो एक चीज और कि कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, हमने बात की यहाँ पे क्या, दो तरह के स्टेज को हमें देखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा हम बात करेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब यहाँ पे लिसिस यानी कि डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, काइनेसिस यानी कि यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से आपने नोटिस किया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इस तरह से दो डिवीजन यहाँ पे आप पढ़ोगे। सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, और ये दोनों स्टेप जो है ये हम एम फेज में देखेंगे। ठीक है, तो इंटर फेज के बाद एम फेज में दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमें स्टडी करनी है। सबसे मेन है हमारा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस की, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस के डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई। न्यूक्लियस के डिवीजन की बात करें यानी कैरियोकाइनेसिस की बात करें, यानी न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होगा, तो इसमें भी हम लोग सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कई सारे फेजेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सीरीज में नाम है, आपको नाम सीरीज में ही याद रखना है। जब आप चीजें सीरीज में याद रखते हो तो गलतियां नहीं होती। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा, कुछ इस तरह से। तो सीरीज में ही नाम याद रखना है, इधर उधर आपको याद गलती से भी नहीं करना है। शुरू से ही हैबिट डाल लीजिए, कोई भी चीज आप सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा पहला है यहाँ पे टॉपिक, हमारा पहला होगा प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेज के बारे में देखेंगे। प्रोफेज क्या है, तो पहले हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सेल अभी फिलहाल किस स्टेज में है और क्या क्या चीजें हो रही थी, जरा देखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल को लेके चलेंगे, तो सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए फॉर्म में होंगे क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस, और ये आपका है क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर।
अब इसमें आप देखोगे कि प्रोफेज में होता क्या है। तो सबसे पहली बार यहाँ पे होंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, कंडेंस होंगे, क्रोमैटिन फाइबर पास पास आएंगे, और पास पास आने की वजह से होगा क्या भाई साहब, ये क्रोमोसोम लाइक अपीयरेंस दिखाना लगेंगे। ये आप नोटिस करोगे कि सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है ये कुछ ऐसा है, ये क्रोमैटिन फाइबर इस तरह बिखरा हुआ था, अब ये पास पास आ रहा है, और पास पास कुछ इस तरह आ रहा है। जब ये और पास पास होंगे और कंडेंस होंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, और आप बताओगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है, ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट कंडीशन प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड फॉर्म क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर कुछ अपीयरेंस देखने लगेंगे हम लोग, जो कि प्रॉपर अभी विजिबल नहीं है लेकिन हाँ बनने लगा है। ठीक है, साथ में आपको मालूम है कि अगर सेल है तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी चीज गोल्जी बॉडी, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो प्रोफेज स्टेज में होता क्या है, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे होंगे नहीं। साथ में और क्या होगा, और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। तो कुछ इस तरह की चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी प्रोफेज में। ठीक है, तो प्रोफेज की अगर बात करें तो प्रोफेज में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, प्रोफेज में हम क्या क्या देख रहे हैं। प्रोफेज में आप देखोगे कि प्रोफेज में कंडेंसेशन, क्रोमैटिन फाइबर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर देखने को मिल रहा है, कंडेंस हो रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, क्रोमोसोम आर फॉर्म। और क्या हो रहा है, आपको हमने बताया कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट इवेंट प्रोफेज में होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। प्रोफेज पहला स्टेप है, एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में पहला स्टेप है प्रोफेज। और प्रोफेज में क्या होंगे, जो क्रोमैटिन फाइबर बिखरे हुए फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, वो पास पास आने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। दूसरी बात, जब ये पास पास आने लगेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा धीरे धीरे, जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम और कुछ नहीं, क्रोमैटिन फाइबर से बना हुआ एक तरह का स्ट्रक्चर है। तीसरी बात, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होने लगेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ एग्जांपल में आप लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। तो इस तरह के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट इवेंट जो होता है उसमें इसमें क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। सबसे लास्ट में जो आउटर लेयर है वो डिसअपियर है। अब अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जो अंदर का क्रोमोसोम है, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है प्रोफेज के अंदर। अब हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, और इस फेज का नाम क्या है, मेटाफेज। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें एक बात आपको याद रखना है, क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल इन मेटाफेज।
स्टेज, ठीक है। मेटाफेजिक स्टेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं और हम यहाँ पे क्रोमोसोम की साइज, उसका शेप, उसका मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा आसानी से स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम फुल्ली डेवलप्ड होता है, उसकी क्लियरली हम उसके मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज, उसके शेप को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेटाफेज में, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि क्रोमोसोम बनने लगे थे लेकिन बने नहीं थे, बनने के लिए प्रॉपर यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और मैं इसको फिलहाल फिगर से बताते हुए आगे बढ़ता हूँ, ये आपका सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है पिछले स्टेज में, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ये इस तरह से दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम इस तरह से आपको दिखाई देने लगे हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल, एक बात। दूसरी बात, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे यानी बीच में मिड में आने लगे। इक्वेटर क्या है भाई? जैसे आप एक अर्थ देख रहे हो तो अर्थ में ये जो मिड में है इसको आप बोलते हैं इक्वेटर। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेल है तो इसमें ये जो मिड का पॉइंट है इसको बोलेंगे इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट। तो ठीक है, तो क्रोमोसोम गेट अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये दो बातें आपको देखने को मिली कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। जब ये इक्वेटर पे अरेंज होंगे तो एक लाइन जैसा, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस प्लेट का एक नाम है। इस प्लेट का क्या नाम है? दे आर कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या, मेटाफेजिक प्लेट यहाँ बनेगी, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट यानी यहाँ पे क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे अरेंज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक नाम कहाँ से आया? मेटाफेज से ये नाम आया है, मेटाफेजिक प्लेट। तो ये चीज समझ में आ गई। एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या? यहाँ पे सेंट्रियोल आपको अपोजिट साइड में देखने को मिलेंगे। सेंट्रियोल हमने एस फेज में पढ़ा था कि सेंट्रियोल गेट डबल, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। और हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्या, कि सेल सेंट्रियोल्स आर हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहाँ हम लोग सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अब सेंट्रियोल का हेल्प आने जा रहा है। सेंट्रियोल क्या करेंगे भाई? तो यहाँ से निकलेंगे फाइबर, और ये फाइबर अटैच हो जाएंगे किससे? काइनेटोकोर ऑफ, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और इसी पॉइंट से काइनेटोकोर से ये अटैच हो जाएंगे। मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा बना देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है? तो एक बात, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्पिंडल फाइबर attached with spindle fiber attached with kinetocore of
क्रोमोसोम। और काइनेटोकोर क्या है ये आपने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक है। तो काइनेटोकोर आपको देखने को मिला। अब काइनेटोकोर क्या है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप जरा इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं, और जहाँ पे अटैच होते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड में ही, दोनों साइड में आप नोटिस करोगे कि एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर का काम क्या है, फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये है आपका स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विथ काइनेटोकोर, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज में ये भी एक चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल क्या आपको मेटाफेज में क्या देखने को मिला, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप लास्ट में डिसअपियर हो गए थे, और मेटाफेज में आप देखते हो कि क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली विजिबल है। इसमें एक लाइन यहाँ पे आपको बढ़ानी होगी, क्या, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप एंड नंबर, ठीक है, स्टडी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसका साइज, उसका शेप, इवन नंबर कि कितने नंबर हैं, मतलब एक सेल के अंदर जैसे आप जानते हो कि 46 क्रोमोसोम हो सकते हैं, 23 इन पेयर। तो ये नंबर के कितने नंबर हैं, उसका साइज कैसा, क्योंकि सारे क्रोमोसोम अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, सबसे छोटा मेल के केस में वाई होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के नंबर, उसका साइज, उसका शेप और उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सारे एक्स शेप के नहीं होते, ये हम पढ़ने के लिए एक्स शेप में बनाते हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें क्लियरली हम स्टडी कर सकते हैं। कौन से स्टेज में, मेटाफेज में। पूरी सेल साइकिल में केवल यही एक मेटाफेज स्टेज है जिसमें हम इन सारी चीजों को क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। और ये सारे इवेंट उसके बाद हमने बोला क्या, मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म। तो यहाँ मेटाफेजिक प्लेट क्या है, क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। एक बात उसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पे सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जाएंगे और जो कि अटैच हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट्स जो है ये कहाँ पे चल रहे हैं, ये मेटाफेज में चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा स्टेप यानी मेटाफेज भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं और अगला हमारा स्टेप है क्या, टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कौन सा, बोलो बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेलोफेज, सॉरी एनाफेज। एनाफेज की बात करेंगे। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर गेट सेपरेटेड, सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी और टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ चली जाएंगी। क्या मतलब है, जरा यहाँ पे नोटिस करते हैं। हम लोगों ने पीछे फिगर बनाया था, ये आपका सेल है और सेल के पास ये इस तरह से आपने क्रोमोसोम बनाया हुआ है, और क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच है किससे, स्पिंडल फाइबर से, ये आप नोटिस कर रहे हो। नाउ स्पिंडल फाइबर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये स्पिंडल फाइबर इधर की तरफ, अपने पोल्स की तरफ, अपने सेंट्रियोल की तरफ वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा तो होगा क्या, जरा देखिए आप, इसी चीज को मैं आगे बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपने देखा कि ये है, जब ये वापस अपनी तरफ जाने लगेगा, अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगेगा, उस केस में यहाँ पे खींचना है, ये सेपरेट होंगे। तो ये जो क्रोमोसोम आपने इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है, ये जब इधर से और इधर से खींचा जाएगा तो इसके बीच में यहाँ पे सेपरेशन होगी, यहाँ पे ब्रेक होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, आप यहाँ देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये अब स्पिंडल फाइबर छोटे हो चुके हैं और साथ में ये क्रोमैटिड्स
जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये भी बेचारे सेपरेट हो चुके हैं इस तरह से। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो आप नोटिस कर रहे हो कि देखो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम में आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ और यहाँ ये स्पिंडल फाइबर लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रेक होगा। ये पूरा का पूरा ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों आपस में मिलकर सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म वन क्रोमोसोम। ये आपने इसके पहले 8th चैप्टर में, द सेल चैप्टर में, न्यूक्लियस में ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होंगे कहाँ पे, यहाँ पे था सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो यहाँ दो बातें लिखेंगी, सेंट्रोमियर गेट सेपरेटेड, या दूसरी बात आप लिख सकते हो क्या, सिस्टर क्रोमैटिन गेट सेपरेटेड, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, दोनों साइड जाने लगेंगे। और एक चीज देखने मिल रही है यहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा, ध्यान से देखना, जब हम इसे यहाँ से इस तरह से खींच रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए था, नोटिस करना। यहाँ से जब मैं इसे मुँह खींचूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों होता है कि इस तरह से क्यों होगा, तो इसके बारे में बात यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि सपोज दैट कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे कर रहे हों, ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ ऐसा तो वो फिलहाल नहीं है, जैसे मान लो कि ये एक पेज है और इसको अगर हम यहाँ से खींच रहे हैं, तो जब हम इसको इधर की तरफ खींचेंगे तो ये आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पेज घूम जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आर्म्स गोइंग ट्रेलिंग बिहाइंड, तो यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो डायरेक्शन इसका ऐसे ना हो करके, डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे ना हो करके, इसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन जो है ये ऐसा होगा। तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी एक लाइन आपकी दी हुई है, और जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है उसको तो आपको गलत करना ही नहीं है, उसको आप एज इट इज वैसे ही समझ के याद भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक। तो स्पीकर को मैं ऐसे ही बना रहने देता हूँ और आगे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, ठीक है। एनाफेज हमारा टॉपिक है, और एनाफेज में आपने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रोमियर गेट सेपरेटेड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोटिस करोगे क्या, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगी और अपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगी, ठीक है, यानी ऊपर वाले सेंट्रियोल की तरफ और नीचे वाले सेंट्रियोल की तरफ वो जाने लगेंगी। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और तीसरा है आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। आर्म्स जो है वो आमतौर पे इस तरह जो होना चाहिए था वो ऐसे ना होकर के ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि जब वो मूव करेंगे, जब उसको इधर से इधर ले जाएंगे तो जो उसके आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये नहीं होगा और ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एनाफेज स्टेज में देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमने एम फेज के 3 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज एंड नाउ एनाफेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट फेज जिसका नाम है टेलोफेज, ठीक है। तो टेलोफेज के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसे भी आप ध्यान से समझोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलोफेज, और ये बहुत सिंपल सा है, जो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी जस्ट उसका अपोजिट लगभग कर दो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी। क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी जरा आप नोटिस करोगे, आपने देखा कि यहाँ पे एनाफेज स्टेज में यहाँ पे सारे के सारे
आ गए थे और यहाँ पे भी सारे के सारे आ गए थे। ये क्रोमोसोम के फॉर्म में है और ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे। जैसे मैंने प्रोफेज में बताया था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर एंड फॉर्म क्रोमोसोम, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे और फिर से बन जाएगा क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात कि क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म। ठीक है, एक बात, क्रोमोसोम से अब क्रोमैटिन फाइबर बनेंगे एट अपोजिट पोल। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे नोटिस होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पिछले केस में डिसअपियर हो गए थे, वो सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। अगले स्टेप में हम चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा कुछ चीजें और वहां पे आपने देखा था, क्या? सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। वो सारी चीजें यहाँ पे फिर से बन जाएंगी। तो सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर। ठीक है, तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो टेलोफेज स्टेज था, इसमें ये होगा क्या कि मैं इस स्ट्रक्चर को आगे बना रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर, ऐसे बन जाएंगे। और साथ में यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, ये जो थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे आपका ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेलोफेज भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आप ध्यान रखोगे कि हमने जब एम फेज पढ़ना शुरू किया था, तो हमने इसको दो स्टेप में बांटा था। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पे हमने बात की थी। कैरियोकाइनेसिस क्या? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि सिंगल, आपने एक सेल से जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था, आपने यहाँ पे दो न्यूक्लियस बना लिए हैं। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना लिए हैं। तो ओवरऑल आपने कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट करा ली है। लेकिन सेल डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस भी यहाँ पे कराएंगे। तो अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें प्रॉपर चीजें कंप्लीट होंगी, जिसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपने स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे हमें देखने को मिलेगा क्या? डिफिनेशन एंड स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये आपने देख लिया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज यहाँ पे कंप्लीट है। और उसके बाद से आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या आप नोटिस कर रहे हो? ये अर्ली प्रोफेज लिखा हुआ है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज जब शुरू हुआ होगा तो प्रोफेज के शुरुआत में क्या हुआ होगा और प्रोफेज जब लास्ट में खत्म हो रहा होगा उस समय क्या दिखाई देगा। तो ये देखोगे यहाँ पे ये क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर है, और ये क्रोमैटिन फाइबर अब क्रोमोसोम लाइक अपीयरेंस ले रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम जैसे बन रहे हैं, ये प्रोफेज ही चल रहा है अभी। ठीक है, दूसरी चीज आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसमें प्रॉपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप कंफ्यूज मत होना, ये न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं ये। ठीक है, तो पोर्स तो होते ही हैं। तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर डेवलप्ड है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो क्रोमोसोम यहाँ बनने लगे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे हैं। प्रॉपर अर्ली फेज में कुछ नहीं हो रहा था, ये धीरे धीरे कंडेंस होकर के इस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो आपको मिलेगा मेटाफेज। ठीक है, और मेटाफेज यहाँ ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अभी मेटाफेज की तरफ बढ़ रहे हैं। उस केस में आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि क्रोमोसोम बन चुके हैं प्रॉपर और साथ में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर वगैरह सेंट्रियोल से रिलीज हो रही हैं। यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में जो मेन आपने बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और स्पिंडल फाइबर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आके अटैच हो जा रहे हैं। और किससे अटैच होते हैं ये आने वाला क्वेश्चन है। तो दे गेट अटैच विथ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर
एक पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा आकर के। उसके बाद एनाफेज, एनाफेज में ये टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल जाने लगेंगे और सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसके बाद टेलोफेज, टेलोफेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर बाउंड्री आ चुकी है, ये न्यूक्लियर एनवलप आ चुका है, ठीक है, और चीज़ें ऐसे ही हैं। और लास्ट में यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, साइटोकाइनेसिस होगी तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी आप नोटिस करोगे एक सेल के अंदर दो सेल हैं, सॉरी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको दो अलग अलग सेल बना के दिखाने। तो अभी तक कैरियोकाइनेसिस हुई थी, कैरियोकाइनेसिस में एक सेल में दो न्यूक्लियस आप देख रहे हो। अब साइटोकाइनेसिस हम यहाँ इसके बाद देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगला स्टेप यही होगा, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें दो तरह से अलग अलग तरीके से, प्लांट में अलग और एनिमल में अलग, दो अलग अलग तरीके से डिवीजन होती है और दोनों लगभग एक दूसरे के अपोजिट होता है। कैसे होता है जरा इसके बारे में यहाँ पे आके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपने देखा कि एक सेल है और ये सपोज करो कि ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल के पास आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस पहले से डबल हो चुके हैं और अब इसमें साइटोकाइनेसिस होने वाली है। इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होगी इसको आप जरा देखना। यहाँ पे फरो लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि यहाँ पे इस तरह से इन्वेजन होगा अंदर की तरफ। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इस तरह से मूव करना शुरू करेगी। फरो लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो फरो यहाँ पे डेवलप होंगे अंदर की तरफ टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे और फिर क्या होगा, जरा इसे स्ट्रक्चर को आगे मूव करते हुए देखते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखते हो एक ये न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। आप फिर आगे नोटिस करते हो क्या कि ये फरो अल्टीमेटली जाकर के आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये प्रॉपर ज्वाइन होके अलग और ये प्रॉपर ज्वाइन होके अलग हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और इस तरह से न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग देखने को मिल रही है, इनफोल्डिंग देखने को मिल रही है, फरो लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ये दे गेट ज्वाइंट एंड फॉर्म टू सेपरेट सेल्स, ठीक है। दो अलग अलग सेल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज इसमें आप चीज एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे ये जो डिवीजन है, ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्रॉम पेरीफेरल टू सेंटर हो रहा है या सेंट्रल हो रहा है, ठीक है। यानी बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे आप बाहर हो और यहाँ पे जब अंदर की तरफ मूव कर रहे हो तो यहाँ देखो अंदर आ गए हो, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एनिमल सेल में बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आपको यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलता है। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। हमने यहाँ पे एनिमल सेल के डिवीजन के बारे में देखा कि सेल मेम्ब्रेन गेट इनफोल्डेड टुवर्ड्स इनर साइड एंड फॉर्म फरो लाइक स्ट्रक्चर एंड दे गेट ज्वाइंट फ्रॉम टू डिफरेंट सेल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये कैसे होगा जरा हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट में किस तरह से होगा जरा इसको हम देखते हैं। प्लांट में डिवीजन कैसे होगा, तो आपको मालूम है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती हैं और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई जो सेल वॉल है वो एक रिजिड मटेरियल है, एक हार्ड मटेरियल है। तो इसको आसानी से हम लोग इस तरह से घुमा नहीं सकते जैसा कि हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन में देखा था। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप क्या देखोगे कि ये सेल वॉल है और सेल वॉल में यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें डिवीजन किस तरह से करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका डिवीजन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसको,
इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कैल्शियम पैक्टेट एक सब्सटेंस होता है, और ये कैल्शियम पैक्टेट जो है ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। इसके डिपोजिशन होगी और कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी इस तरह से, और सेंटर से पेरिफेरल के, सेंटर से पेरिफेरल थोड़ा इधर इस तरह से यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट हो रहे हैं, और सेंटर से बाहर की तरफ यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेंटर से बाहर की तरफ डिपोजिट हो रहा है और धीरे धीरे लास्ट में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे डिपोजिशन सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है। किसके डिपोजिशन है, कैल्शियम पैक्टेट है। और इस तरह से ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस अलग है, ये एक न्यूक्लियस अलग है। पहले भी यहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन चुके थे, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी थी, साइटोकाइनेसिस हमें करानी थी। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होती है। कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस दोनों में सेम है, लेकिन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अलग अलग है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे डिवीजन किस तरह से हो रहा है, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, फ्रॉम पेरीफेरल टू सेंट्रल, ठीक है। तो पीछे वाले में आप बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे थे और डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे आप अंदर से बाहर की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में, पिछले वाले में आप फरो लाइक स्ट्रक्चर से आप वहां पे डेवलपमेंट कर रहे थे, वहां पे सेल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा था। यहाँ पे फरो जैसी कंडीशन नहीं होगी, यहाँ एक चीज बनेगी और इस पे क्वेश्चन आता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्लांट सेल डिवाइडेड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, और ये सेल प्लेट बेटा किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट की, ठीक है। ठीक ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस देख लिया। अब जरा हम इसको एक बार आप नोटिस करोगे, ये आप देख रहे हो कि सेंटर से पेरिफेरल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ हम अपने फिर से स्लाइड पे आते हैं, और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस के बाद, हाँ, तो इस तरह से हम लोग फिर से इस स्लाइड को शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने आज हमने पढ़ी हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमारा टॉपिक था, आज का लेक्चर इस पे बेस्ड है। और इसमें हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल की बात करें तो इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करें कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसमें बात करें ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बनने में। हम छोटे से बड़े हो गए और इसमें हम एक जाइगोट से हम इतनी बड़ी बॉडी बन गए, और इस बॉडी में मिलियन से ट्रिलियंस ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। तो इस सेल की वजह से हम इतने बड़े हैं। तो बॉडी के ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये माइटोटिक डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म साइज ग्रोथ कराना, इंक्रीज कराना, इस केस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात हमने यहाँ पे पढ़ी फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो हमने दो चीजें बोली, इंटरफेज और यहाँ पे हमने कहा एम फेज। इंटरफेज में 3 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। इनके बारे में हमने अलग अलग बातें की। गैप 1 में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। सिंथेसिस फेज नाम से ही पता है, इसलिए नाम का बहुत असर होता है। तो सिंथेसिस यानी कुछ बन रहा होगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डबल और हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। और G2 फेज जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि जस्ट आगे एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आने वाला है मतलब सेल डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, यानी एम फेज आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक आपने फिगर देखा हुआ है, ये क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि इस फिगर में आप नोटिस करते हो कि किस तरह से ये G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज है, ठीक। और G1 फेज के बाद G1 फेज के बाद ये S फेज, ये G2 फेज, और इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और यहाँ साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि G0 फेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, G0 फेज, ठीक है। इस तरह से आप आओगे और आगे चलोगे तो अगले नेक्स्ट स्टेप में आप जब जाते हो तो आपको G1 फेज, S फेज, G2 फेज के बारे में डिटेल स्टडी। उसके बाद आप आते हो एम फेज।
एम फेज में आप पढ़ते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये एक्चुअल फेज है जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले जितनी भी चीजें पढ़ी वो प्रिपरेशन चल रही थी। एग्जाम तो एक बार होगा लेकिन उसके पहले प्रिपरेशन करनी होती है। उसी तरह डिवीजन एक बार होगा, उसके पहले G1 फेज, S फेज, G2 फेज को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखा। उसके बाद आपने ये सारे स्टेजेस यहाँ पे देखे हुए हैं, जिसमें से प्रोफेज, अर्ली और लेट प्रोफेज में क्या होगा। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर होती हुई दिखाई देगी। इसमें क्रोमैटिन फाइबर होंगे, इसमें क्रोमोसोम होंगे। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट दिखाई देगी। एनाफेज में आपको अपोजिट पोल पे यहाँ पे मूव किए हुए क्रोमैटिड्स दिखाई देंगे। और लास्ट में टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर दिखाई देंगे। और साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे 2 अलग अलग सेल दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 अलग अलग तरीके से साइटोप्लाज्म डिवीजन देखने को मिलता है। प्लांट सेल में आपने देखा सेल प्लेट फॉर्मेशन फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, और एनिमल में आपने देखा क्या, फरो लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम पेरीफेरल टू सेंट्रल। ठीक है, इस तरह से साइटोकाइनेसिस के डिवीजन देखा। आई होप मुझे आपको ये बताते हुए सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।